priority. Question hour, Dr. Hanumantaya, 226. Sir, question number 2. Sanitize madam. सभापति महोदय, प्रश्नोत्तर सदन के पटल पर रखा गया। First supplementary, Dr. Sir, there is a elaborate schemes as the government follows is given. My question is, sir, even after so many programs, the SC population in the country are not uplifted. They are still homeless, jobless, and socially backward. They have not come to the mainstream. So, any specific programs that government going to have in the next coming year? Thank you. माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने मंत्रालय के माध्यम से पिछले वर्ष दलित समाज के उत्थान के लिए 83,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था और इस वर्ष के बजट में भी 1,26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और भारत सरकार के 41 मंत्रालयों के माध्यम से ये राशि वितरित की जाती है और इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट जो है वो एक नोडल एजेंसी है और समय समय के ऊपर इसके बारे में बैठकें करके वो सारा संज्ञान लेता रहता है कि जो राशि अलॉटेड है उसमें से कितना खर्च हुआ है। महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान की प्रियम्बल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व संविधान के अन्य निर्माताओं ने इस बात की व्यवस्था की थी कि जो हमारा ये समाज है इसके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए हम हर कदम जो है उठाएंगे, उन कदमों को प्राप्त करने के लिए होगा ब्रीफली आंसर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों का सवाल पूछें। मैंने महोदय को बताया है कि उसके लिए हमने आने वाले समय में प्लीज एक श्रेष्ठता योजना शुरू की है जिसमें हम दलित छात्रों के लिए सारा खर्चा उठाकर उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। एक हमने 3 स्कीम्स को मिलाकर अभ्युदय योजना शुरू की है और इसी तरह से हमने पीएम दक्ष योजना शुरू की है जिसमें हम दलित वर्ग के छात्रों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से कई चरणों में ट्रेनिंग दिलवाएंगे ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सके। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री। Sir, my second supplementary, both state government and central governments are implementing these schemes. Is there any survey that how many people have been uplifted and how many people are still not reached these programs? If there is no survey in the government, why don't you have a survey and find out how many people, how many families in the country? This is your suggestion. Please question. There is a question, sir. It is a question. How many families in the country have been uplifted? That survey, whether it is available or not. Thank you. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, भारत की जो जनगणना होती है उसमें इन सब बातों का जिक्र किया जाता है और अलग से कोई इस प्रकार का सर्वे जो है वो नहीं होता है और लेकिन हम अपने डिपार्टमेंट में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं कितने उसके लाभार्थी हैं और अगर इसके बारे में माननीय सदस्य जी कोई जानकारी चाहेंगे तो मैं इनको प्रदान करा दूंगा। धन्यवाद। माननीय शमशेर सिंह जी, प्लीज सवाल स्पेसिफिक। मंत्री जी ने अपने जवाब में रखा है कि हमने 1,26,000 करोड़ के लगभग पैसा एलोकेट किया है। स्कीमें बहुत हैं, 75 साल से SC SC और गरीब BPL की स्कीमें बड़ी बनती है, कागजों में है, पर सवाल ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन। इन्होंने स्कॉलरशिप की बात की है, हिंदुस्तान में तकरीबन मेजॉरिटी स्टेट्स में स्कॉलरशिप के स्कैम हुए हैं
और करोड़ों बच्चे आपके इग्नोर सवाल- हुए हैं। आपके सवाल मैं क्या था? मंत्री से जब पूछ रहे, इन्होंने जवाब में है, इन्होंने स्कॉलर्स की भी बात की है, एजुकेशन की बात आप की उस पे है, सवाल स्किल पूछें। डेवलपमेंट की बात की है। सर, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत बड़े स्कैम हुए। एक तो सरकारें यहाँ से फंड एलोकेट ये होता है, टिप्पणी के लिए इजाजत नहीं है, मैं तो आगे एक तो बढ़ूंगा। फंड जो जाता है ऐसी स्कीमों का वो रबट होता है, और दूसरा जो स्कैम हुए हैं स्कॉलर्स जिनकी वजह से करोड़ों Please, बच्चे over. वंचित हुए एजुकेशन, उनके थैंक खिलाफ यू। कोई कार्रवाई हो गया करने आपका को सवाल, तैयार है रिकॉर्ड पे नहीं सरकार। जाएगा। माननीय मंत्री, कृपया माननीय माननीय सभापति सदस्यों से महोदय। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों से मैं और सर, माननीय मैं मंत्री बताऊंगा। से मेरा आग्रह है कि अपने सवाल और जवाब में संक्षिप्त हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। सॉरी, प्लीज। मान्यवर सभापति महोदय, अभी केंद्र सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जो हम शेड्यूल कास्ट बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देते थे, उसमें हम केवल 1000 करोड़ रुपया ही एक साल में हम दे पाते थे, क्योंकि कमिटेड लायबिलिटी का एक ऐसा फार्मूला बीच में बाधा बन रहा था, जिसकी वजह से केंद्र की ओर से राज्यों को बहुत ज्यादा सहायता नहीं दी जा सकती थी। अब उस जो कमिटेड लायबिलिटी के फार्मूले को हटाकर एक 60-40 का Not allowed. 60 Not allowed, please. मैं दे रहा हूं, नॉट अलाउड। आपका मैं दे जाने रहा हूं, प्लीज मैं दे रहा हूं। अपनी बात अब खत्म करें। हमारे डिपार्टमेंट ने 60-40 का फार्मूला बनाया है, और मैं Nothing इस is going on महान सदन record. को ये जानकारी देना चाहूंगा कि ये राशि अब 1000 करोड़ रुपए से बढ़कर 60,000 करोड़ खत्म रुपया करिए। जो खत्म है करिए। 4 करोड़ दलित छात्रों को इसका बेनिफिट धन्यवाद, मिलेगा धन्यवाद। 5 साल में। हो गया, जवाब हो गया, प्लीज। माननीय रामचंद्र सिंगरा जी, आप अनऑथराइज बोल रहे हैं, आपको अनुमति नहीं बोलने की। बैठिए, कोई रिकॉर्ड पे चीज नहीं, कोई रिकॉर्ड पे चीज नहीं जा रही। प्लीज आप बैठे। लगेगी माननीय रामचंद्र सिंगरा जी, रामचंद्र जांगड़ा जी, प्लीज आप बैठकर टिप्पणी न करें सीट पर, प्लीज। वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज मंत्री महोदय से जानना प्लीज चाहूंगा। प्लीज आप जवाब दे सवाल। पूरक प्रश्न के Please. तौर पर मंत्री महोदय से एक जानकारी चाहता हूं कि पहले इसमें एससी कॉरपोरेशन में डायरेक्ट लोनिंग की व्यवस्था थी, लेकिन इसमें जो जवाब दिया है कि जनरेटिंग स्कीम फाइनेंस बाय वेरियस बैंक्स, और हमारा ये अनुभव है कि बैंक कोई इसमें कोऑपरेट नहीं करते हैं, बैंकों में फार्म पड़े रहते हैं और वो चक्कर कटाते रहते हैं। मैं जानना चाहूँगा मंत्री महोदय से, क्या कोई दोबारा डायरेक्ट लोनिंग की व्यवस्था हो जाए नेशनल बैकवर्ड क्लासेस नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट एंड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से? ऐसी व्यवस्था सरकार करना चाहेगी? इसी में मेरा दूसरा पूरक नहीं, एक ही आपका पूरा प्रश्न नहीं, इसी में आपको नहीं मिल सकता अवसर। जो सवाल पूछता है उसको 2 मिलता है। थांगड़ा जी प्लीज बैठ जाए। उत्तर। माननीय सभापति महोदय, हमारा जो वित्त विभाग की जो शेड्यूल कास्ट की जो कॉरपोरेशन है, उसकी कोशिश रहती है कि सभी लोगों को उसके अंतर्गत अपना लोन का प्रावधान हो, और इसी दृष्टि से जो हमने प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना जो शुरू की है, उसके अंतर्गत हम सभी शेड्यूल कास्ट जिनकी इनकम 4 लाख रुपए तक है, ऐसे लोगों को हम 2 लाख रुपए तक का लोन, और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको 4 लाख रुपए तक का लोन की व्यवस्था हम उसके अंतर्गत करते हैं। और हमारे जो बैंक हैं वो भी 5% तक की ब्याज में छूट देकर हमारे दलित समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी। मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है। वो एचआरडी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट दिखा रही है कि जो कोटा का रिजर्वेशन का रूल है 16 आईआईएम्स में से 9 में अंडर 10% है जो फैकल्टी को हायर किया गया है। तो क्या आपके मंत्रालय ने माननीय मंत्री के मंत्रालय ने इस मुद्दे को एचआरडी से उठाया है और जो वैकेंसीज हैं उसको भरने का काम हुआ है? धन्यवाद प्रियंका जी। बात संज्ञान में आई, देखेंगे। आपने ये बात हमारे संज्ञान में लाई है, हम इसको देखेंगे और आपको इसके बारे में जानकारी भी देंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 227
श्री श्रेयंस कुमार जी 227 एब्सेंट। माननीय मंत्री उत्तर सभा पटल पर रखें। धन्यवाद। माननीय राम कुमार वर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति जी। जैसे क्वेश्चन के हिसाब से जो उत्तर भी दिया है और स्टेट वाइज उनका ब्यौरा दिया है। सवाल ही पूछ रहा हूँ सर, बस 1 मिनट में कर लूँगा मैं ये। और एट्रोसिटीज एक्ट को जिस तरह से 2015 में और भी इश्यूज उसमें लिए गए, उसको स्ट्रेंथन दी गई और फिर कोर्ट के द्वारा जो हुआ उसको भी बदला। मकसद ये था कि स्टेट का ये क्षेत्र है, इसमें दोहराए नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। चूंकि मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि राजस्थान स्टेट से मैं आता हूं, राजस्थान स्टेट की वाइज की बात है, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूं। आज जो अत्याचार SC ST पर हो रहे हैं वहां पर इतने हो रहे हैं कि मैं कहता हूं कि भारत में नंबर 1 है। सवाल पूछिए। तो मैं सवाल मंत्री महोदया से और भारत सरकार से ये कहना चाहता हूं कि ऐसे राज्य जो एक्शन नहीं लेते हैं उन पे कार्रवाई कर रहे हैं क्या? दूसरा एक सवाल। धन्यवाद। एक मिनट। धन्यवाद। नहीं, आपको एक ही सवाल पूछने का मौका है। सवाल ये दूसरा सर एक जो महत्वपूर्ण है सर, आपको फाइनेंशियल एड है उनका। एक सवाल ही पूछ सकते हैं आप। माननीय मंत्री जी प्लीज। अध्यक्ष जी, जो पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट की सब्जेक्ट है, स्टेट के गवर्नमेंट्स के तरफ से ही इसका कार्रवाई होते हैं। जो डिटेल्स स्टेट गवर्नमेंट हर साल आखिरी में सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है NCRB की, उसका रिपोर्ट हम संसद के सामने, देश के सामने रखते हैं। धन्यवाद। माननीय अयोध्या रामी रेड्डी जी। Tougher on an offensive offender committing sexual crimes against women and children, the state of Andhra Pradesh has passed the Disha Bill 2019. The bill provides for awarding death sentence for offences of rape and gang rape and expediting trials of such cases to within 21 days. I would like to know from the Honourable Minister whether the government is considering to give assent to the Disha Bill. Thank you. Thank you, sir. अध्यक्ष जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के बाद ये अलग अलग शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का जो रेप केसेस होते हैं उसमें और क्राइम्स होते हैं, इसमें रोकने के लिए अलग अलग कदम भारत सरकार ने उठाए। 215 में इसका प्रिवेंशन एक्ट अमेंडमेंट के बारे में 89 का केस था, उसका भी हम मॉडिफिकेशन किया है। न्यू ऑफेंसेस भी इसमें जोड़े हैं और पोस्को एक्ट भी लाए। उसके अंतर्गत 2 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट करना चाहिए, इसमें भी प्रावधान किया है। ये रेवोल्यूशन एक एक्ट है, भारत सरकार ने देश के सामने महिलाओं को प्रोटेक्शन करने के लिए लाए हैं। उसके साथ साथ जो शेड्यूल कास्ट का है, न्यू ऑफेंसेस भी जो SC ST एक्ट में जो 215 का इंश्योर बेटर जस्टिस सिस्टम के लिए लाए गए। एडिशनल ऑफेंसेस भी इसमें जोड़े गए। स्पेशल एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स भी देश भर में भारत सरकार के आदेश पर अलग अलग प्रांतों में 190 स्पेशल कोर्ट्स भी इस SC ST वुमेन्स के बारे में जो अत्याचार होते हैं उसके विषय पर भी अलग कोर्ट्स बनाए। और उसके साथ साथ राइट्स ऑफ विक्टिम ऑफ विटनेसेस, ये इसके बारे में भी हम अलग अलग कदम उठाएं। भारत सरकार ये पूरे कटिबद्ध है जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का प्रोटेक्शन के बारे में जितने भी सरकार के द्वारा हो सकता है पूरा हम करने वाले हैं। थैंक यू। माननीय GC चंद्रशेखर जी। 9 states accounted for 84% of all crimes against Dalits in India in 2019, though they accounted for the only 54% of the country's SC's population according to the data by NCRB. Sir, there were nearly 46,000 crimes against SCs in 2019, up about 7% from the previous year. So, total of 8,257 rape cases were registered for committing crime against SCs. Question, Chandrasekhar ji. An increase in 26% over 2018. 6,528 cases were registered. Sir, how the government is planning to curb? That's what, sir, I'm asking question. Don't give explanation, Yes, sir, briefly sir. question. Sir, how is the government is planning to curb the atrocity against Dalits mainly in 9 states
and what are the reason for increasing the crime in these states? थैंक यू। Thank you, sir. माननीय सदस्य, अगर आप ब्रीफली पूछेंगे तो दूसरे सदस्यों को मौका मिलेगा जो बार बार कहते हैं कि हमें भी मौका मिले, इसलिए आप समझें प्लीज। Thank और माननीय मंत्री जी से भी आग्रह है कि सवाल का उत्तर संक्षेप में दें। जी, अभी मैं बता चुका हूं, जी। भारत सरकार ने SC/ST के महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है, जनरल वुमेन्स के ऊपर भी जो अत्याचार है, हम अलग अलग एक्ट में बदलाव लाकर देश में इंप्लीमेंट करें। पर्टिकुलरली ये लैंड ऑर्डर स्टेट के सब्जेक्ट है, हम प्रांत सरकारों को एडवाइजरीज देते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, पुलिस जुडिशरी को ट्रेनिंग देते हैं, उसमें अवेयरनेस लाते हैं। इसी दृष्टिकोण से भारत सरकार अलग अलग कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। हम डिटेल्स आपके द्वारा मैं संसद को डिटेल देता हूं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 228 श्रीमती छाया वर्मा जी। क्वेश्चन माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रखा है। पहला सप्लीमेंट्री श्रीमती छाया जी। सर, 1860 में अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ ये नियम है और लोगों को शोषण करने के लिए नियम बनाया गया। 8 वर्ष पहले की सरकार ने एक संशोधन सुझाव मांगा था, न्याय मंत्रालय को आवेदन दिया था। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, क्या इस नियम में संशोधन करेंगे? बहुत धन्यवाद। बहुत जी, जो IPC का इस एक्ट है, ये लगातार ये अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। ये एक्ट भारत सरकार ने जो कांग्रेस के ज़माने में 1948 में अमेंड किया है, 1950 में अमेंड किया है, 1951 में अमेंड किया है, 1955 में अमेंड किया है। ये नया एक्ट नहीं है, पुराना एक्ट है। हम भारत सरकार के द्वारा इस विषय पर एक बड़ा कदम उठाने वाला है। कमिटी ऑन क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स अंडर चेयरमैनशिप ऑफ द वाइस चांसलर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के नेतृत्व में एक नया कमिटी गठन किया है। इस दृष्टिकोण से आदरणीय होम मंत्री अमित शाह जी सभी चीफ मिनिस्टर्स को, सभी देश के यूटी के LGs को, गवर्नर्स को और यूनियन टेरिटरीज को, वेरियस यूनिवर्सिटीज ऑफ लॉ इंस्टीट्यूट्स को, NGOs को, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस को, सबके द्वारा हम इसके इनपुट्स मांग रहे। वो आने के बाद जरूर जो एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, इस विषय पर भारत सरकार सोचेंगे। थैंक यू। ऑनरेबल KTS तुलसी जी। सॉरी दूसरा सप्लीमेंट छाया जी, सॉरी। सर, इसके जवाब में, उत्तर के जवाब में आया है कि ये लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य का विषय है। पिछले दिनों इस मामले में 165% वृद्धि हुई, अधिक मामले दर्ज हुए और केवल 2% ही आरोप सिद्ध हुए हैं। तो क्या सिद्ध होने का प्रतिशत इतना कम क्यों है? क्या फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं? महोदय, पिछले 5 वर्षों में कितने मामले धारा 124 क के तहत पंजीकृत हुए और कितने में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, ये मैं जानना चाहती हूँ। धन्यवाद। तो ये सेडेशन एक्ट के बारे में भारत सरकार अलग डाटा NCRB नहीं करती थी। मोदी जी सरकार आने के बाद पहली बार कांग्रेस के जमाने में उसको छुपाते थे, सेडेशन के एक्ट में जितने भी थे छुपाते थे। हमारा सरकार आने के बाद सेडेशन एक्ट के अंदर अलग डाटा हम देश के सामने रखने के लिए प्रयास कर रहे। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, देश में 130 करोड़ पॉपुलेशन है। आज देश में सोशल मीडिया के द्वारा अलग अलग अपने अपने टिप्पणी देश के बारे में, देश के इंटीग्रिटी के बारे में, देश के सिक्योरिटी के बारे में कर रहे हैं। अभी कोई नया संख्या नहीं है, जो ज्यादा नहीं है, बिल्कुल 2 डिजिट्स के अंदर ही केसेस है। और आदरणीय संसद महानुभाव पूछे हैं वो कन्विक्शन के बारे में। कन्विक्शन सरकार तय नहीं करती है, पुलिस तय नहीं करती है, ये न्यायस्थान कोर्ट तय करती है। इस विषय पर कोर्ट ने ये लेकर प्लीज बैक कर प्लीज। ऑनरेबल KTS तुलसी जी। ऑनरेबल KTS तुलसी जी, प्लीज। माइक इज नॉट वर्किंग। प्लीज, हाँ आप बोले। Sir, according to the statistics that have been given in answer to this question,
there is 160% increase in the sedition cases under 124A in 2019. Now the question is, my learned friends ask that क्या फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं? तो ये साबित इस बात से होता है 96 suspects were arrested under 124 capital A in 2019. Only two were convicted. All others, according to the court judgment, were false cases. Thank you. If Thank that you. is- Thank you. I Honorable would Kassim. like to ask the honorable member, how are they going to stop using 124 to muzzle freedom of press and muzzle freedom of speech and expression? Thank you, KTS तुलसी जी. माननीय मंत्री जी. केंद्र सरकार कोई स्टेट को इस एक्ट में किसको अरेस्ट करने के लिए आदेश नहीं देती है. ये एक्ट कांग्रेस पार्टी सरकार के समय पे ही है, हमको इसमें बदलाव नहीं है. दूसरा, ये कांग्रेस के जमाने में से एक्ट है, उसको अमेंडमेंट किया है. नंबर 2, अध्यक्ष जी आपके द्वारा मैं अवगत करना चाहता हूं, जो कन्विक्शन के बारे में, कन्विक्शन भी ये डाटा अभी 2019 का बताए गए. अभी ये केस में कुछ जो केसेस आप बताए 96, उसमें इन्वेस्टिगेशन है, उसमें चार्जशीट के लेवल पे है, पूरा जजमेंट नहीं आया, आने वाला है. इसलिए हमारा कोई संबंध नहीं है स्टेट गवर्नमेंट्स ने, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी सरकार जो राजस्थान में है, वो सरकार भी तो 2015 में 9 केसेस. इसलिए ये कोई पार्टी राजनीतिक संबंध नहीं है. स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस केसेस को रजिस्ट्रेशन करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस स्टेशन को प्रोसिक्यूट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इस केसेस को न्यायस्थान के सामने ले जाते हैं. केंद्र सरकार कोई डायरेक्शन नहीं देते हैं. धन्यवाद. माननीय मनोज कुमार झा जी, आपको इजाजत नहीं. माननीय मनोज कुमार झा. ये खड़ा हो रहे हैं बार-बार. Deputy Chairman, sir. Mic is not on. Honorable Deputy Chairman, sir, thank you very much for giving me an opportunity to raise a supplementary. Honorable Minister, sir, a straight question to you. Look, let's agree that large number of people, if they are acquitted, the fact is there is a tendency of late to look at critiquing the government and critiquing the nation as one and the same, which is not fundamentally the same. Democracy survives. Do you plan to train your investigative agencies, police personnel, that they should make a distinction between a critique of the nation and critique of the government? अध्यक्ष जी, भारत सरकार कभी कोई व्यक्ति के ऊपर, कोई संस्था के ऊपर ऐसा फॉल्स केस नहीं लगाया. भारत सरकार के खिलाफ अलग अलग मतभेद रहने के बाद भी आप बताना चाहता हूं, सीए के विषय पर इसी संसद ने आपके सामने पास होने के बाद जो आंदोलन किया है, हम पूरा छूट देते हैं. जितने अभी किसान का आंदोलन चल रहे हैं, अभी 100 डेज से ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं. हम सरकार माननीय सदस्य कोई चीज हाथ अध्यक्ष पर नहीं कर रहे. इसलिए भारत सरकार डेमोक्रेसी के ऊपर, प्रजातंत्र के ऊपर, फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्टेटमेंट्स के ऊपर पूरा जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं. कभी हम रुकावट नहीं करते हैं. क्वेश्चन नंबर 229, मिस्टर बी लिंगैया यादव, एब्सेंट. माननीय मंत्री जी, उत्तर सदन की पटल पे है. माननीय सुभाष चंद्र बोस पिल्लई. Deputy Chairman, sir, thank you, sir. Sir, the Honorable Minister already knows that fire accidents occurred frequently due to leakages of the existing pipes in the Konaseema of Andhra Pradesh. I would like to know from the Honorable Minister, is there any proposal to change the entire pipeline network in Konaseema region of Andhra Pradesh, especially in East Godavari district? If yes, what is the action plan? Please, Thank you, Subhash Chandra ji. Thank you. Deputy Chairman, sir, this honorable member pertinent issues.
but this is not related to question asked by today. This is a separate question. This is nothing related to today's question. Honorable Sri Vijay Kumar ji. As a public interest, I want to ask one question regarding the ministry. Is there any proposal to give the petrol bill, petrol tanks, but we are given the bill to the public? We are mentioning the cost in the round cost only. My specific question is, we are putting in the cost of the petrol and cost of the tax for the central, cost of the tax for the state. We are mentioning in the bills. Is it possible, sir? Thank you. Deputy Chairman, sir, my learned friend is a very smart MP. So he has put some unrelated question to this main question today. But there are some settled practice. All marketing companies are always advised to go by that practice. There is one bill for all the component of the price. Thank you. माननीय विजयपाल सिंह तोमर जी. सभापति महोदय, इसको तेल के आयात को कम करने के लिए पेट्रोल के एथेनॉल को मिलाने की बात आई है और मैं बधाई भी देना चाहता हूं, बढ़ा रहे हैं एथेनॉल का, लेकिन मैं जानना चाहता हूं बहुत से देशों में 40% तक एथेनॉल पेट्रोल में मिल रहा है. इसको अधिक से अधिक एथेनॉल का मैन्युफैक्चरिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक अच्छी प्रश्न पूछा है. माननीय उपाध्यक्ष जी, विश्व में अनेक सारे देशों में एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने की इनिशिएटिव लिया गया है. जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते थे, तब भारत में पहली बार एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी लाया गया. उस समय में कुछ ब्लेंडिंग हुई, लेकिन दुर्भाग्य से 2004 से 14 तक इसी कालखंड में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को अनदेखी की गई, जिसके कारण 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवारी संभाले, तब देश में एथेनॉल ब्लेंडिंग की मात्रा 0.67, पेट्रोल की जो रिक्वायरमेंट है उसकी 0.67% ब्लेंडिंग होती थी, जिसकी मूल्य 500 करोड़ रुपया के नीचे था. जो इसी साल मैं आज इस पवित्र गृह में आपके माध्यम से देश के सामने एक तथ्य रखना चाहता हूं. इसी साल 2020-21 की एथेनॉल ईयर में ये जो 0.67% 500 करोड़ रुपया की नीचे के मूल्य की 14 में था, ये बढ़ के इसी बार 325 करोड़ लीटर, 8.5% और 18,000 करोड़ रुपया के मूल्य की ये बढ़ोतरी हुई है. हम इतने में अटके नहीं हैं. प्रधानमंत्री जी की जो स्पष्टता है ऊर्जा खेती की, हम अपने ही किसानों से आखिर डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम कैसे होगी? एमएसपी से ही नहीं होगी. सिर्फ एमएसपी एक उपाय है, अनेक उपाय को लाना पड़ेगा. एथेनॉल सिर्फ शुगर केन मोलासेस से बनता था, अभी भी बनता है. उसकी कई सारे पॉलिसी रिफॉर्म किया गया. बी है बी, शुगर केन जूस और शुगर को भी आवश्यक पड़ने से एथेनॉल बनाने की नीति हमने बनाई पहली बार. इतने केवल नहीं है, चावल और मक्काई, ये देश में सरप्लस प्रोडक्शन आज है, इसको भी हम पॉलिसी बनाए. पहले टूटी हुई चावल, ब्रोकन राइस की पॉलिसी थी. पिछले साल हम लोगों ने पॉलिसी लाया सरप्लस राइस और मक्काई. पूरा भारत की आदिवासी इलाका में, जंगल इलाका में मक्काई होती है. आप जिस प्रदेश से उपाध्यक्ष जी आते हैं, मक्काई विशेष करके कोसी की बेल्ट में खूब होती है, वो समस्या होती थी. आपकी राज्य की मुख्यमंत्री, आप जिस राज्य से, उस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी बयान दिया है पब्लिकली कि हमें उसको प्रायोरिटी देना है. कई राज्यों ने भारत सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी में साथ दे रहे हैं. आने वाले दिनों में हमारी लक्ष्य है, हम 2025 आते आते एथेनॉल ब्लेंडिंग 20%, लगभग 1 लाख करोड़ की नई एथेनॉल अर्थनीति भारत में हम लाने के लिए, उसके कारखाने, उसकी मूल्य, ये आत्मनिर्भरता की ओर बड़ी कदम होगी. इसी दिशा में भारत सरकार प्रतिबद्ध है. थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 230, माननीय संजय सेठ जी.
माननीय मंत्री जी, पटल पर रखा गया है। पहला सप्लीमेंट्री। जो भी पूछिए आप, आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी बताओ। आपकी बात मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि बुजुर्ग व्यक्तियों की वित्तीय स्थिति सुधारने व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वैसे सीनियर सिटीजन को पोषण के संबंध में का ये प्रश्न है, लेकिन माननीय सदस्य जी ने पूछा है कि जो वृद्धजन है तो उनकी आर्थिक प्रगति करने के लिए सरकार क्या करने वाली है। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि एक एम्प्लॉयमेंट हम शुरू करेंगे। जो रिटायर लोग हैं, वृद्धजन लोग हैं, उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट शुरू करेंगे और उनको काम देने के संबंध में हमारा मंत्रालय प्रयत्न करने वाला है। धन्यवाद। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री, दूसरा सप्लीमेंट्री। आज वृद्धजनों के रहने के लिए ओल्ड एज होम्स बन रहे हैं, जिसमें बुजुर्ग व्यक्तियों को मेडिकल, इंटरटेनमेंट, खान पान, सेफ्टी, सिक्योरिटी की सुविधा दी जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह के ओल्ड एज होम्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार कोई स्कीम बनाने जा रही है। हाँ उपाध्यक्ष महोदय, ये स्कीम है ही, मतलब ओल्ड एज होम की स्कीम है और आज तक मतलब पूरे भारतवर्ष में 613 ओल्ड एज होम है और उसमें 30,000 से ज़्यादा ओल्ड एज के लोगों को सुविधा उपलब्ध है। वह उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती है, खाना मिलता है, रहने के लिए मिलता है और उसके लिए मतलब दूसरे भी जो डे केयर होम भी है उसमें भी दिन भर मतलब वहाँ जो ओल्ड एज के लोग जाते हैं और शाम को अपने घर पे आते हैं, तो इसीलिए मतलब उनके लिए भी मतलब ये योजना है। थैंक यू। ऑनरेबल त्रिचू शिवाजी। Sir, this Poshan Abhiyan scheme, which is extended to the elderly people, focuses on 55,000 senior citizens through 2,000 Gram Panchayats and 200 urban municipalities. Sir, approximately 20 from every place. Sir, just calculate the number of senior citizens who have no support and no way of living, and the amount approved is only 39.6 crore. Sir, it is from the union government, it extends the whole of India. And whereas it is only covering only 2,000 Gram, 200 urban municipalities, 55,000 means, I think it's a very paltry amount and it would not serve the purpose. Already the Poshan Abhiyan scheme, 3,700 crore was allotted, only 600 was spent. During the COVID pandemic period, when everyone was looking at the government for the requirement, the money was. So, I would like to ask, when you are focusing on a new scheme, it should serve the purpose. And do you have any plans to extend it to reach more senior citizens? Then only it would serve the purpose. Other only it will be on paper. Thank you. हाँ डिप्टी चेयरमैन सर, जो शिवाजी ने पूछा है कि मतलब ये जो योजना है इस वर्ष में मतलब 2000 लोगों के लिए 21-22 के लिए 2000 जो ग्राम पंचायत है और 200 नगर पालिका है, उसमें 55,000 लोगों का फायदा है। उसमें 39.6 करोड़ का प्रावधान है। 2022-23 में 5,000 ग्राम पंचायत है, 500 नगर पालिका है और मतलब कुल संख्या वहाँ मतलब तो यहाँ 99 करोड़ की जो प्रावधान करने का तो संकल्प है। दूसरे 23-24 में कम से कम 8,000 गाँव, 24-25 में 10,000 गाँव, 25-26 में 10,000 गाँव और उसमें कम से कम 693 करोड़ का प्रावधान करने का निर्णय ले लिया है और ये गाँव बढ़ते जाएंगे और जितने भी मतलब गरीब वृद्धजन हैं उनको पोषण देने के संबंध में सरकार ने निर्णय ले लिया है। मोदी सरकार मतलब ऐसे जो लोग हैं ऐसे लोगों को मदद करती है और वो मदद करती रहेगी। धन्यवाद। माननीय नीरज डांगी जी। सर, मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से कि क्या सरकार ने कोई अध्ययन या विश्लेषण कराया है जिससे यह पता चले कि वृद्धजनों में से कितने वृद्ध पोषण विहीन हैं जिन्हें पोषण अभियान में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। थैंक यू।
हाँ, वो तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो आंकड़े हैं उसमें 2011 के जनगणना के मुताबिक 10,38,00,000 वृद्धजन की संख्या है और टेंटेटिवली अभी 2021 तक 14 करोड़ की संख्या हो सकती है। लेकिन उसमें जो सर्वे है कि कितने लोगों को मतलब गरीब लोग हैं, ये सर्वे अभी हमारे पास आंकड़ा नहीं है, वो आंकड़ा आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 231 डॉक्टर विकास महात्मे। डॉक्टर विकास महात्मे एब्सेंट। माननीय मंत्री जी। पटल पर रखा है। डॉक्टर अमर पटनायक। So we, while passing the Transgender Persons Protection of Rights Act 2019, we had, the entire House had expressed concern that it had not been aligned with the IPC. For example, the rape laws were not in alignment. The IPC required inclusion of transgenders also under Section 376. So when would the government, or is the government thinking of bringing any changes in the IPC to include transgenders in this, in its ambit? Thank you, sir. कोई विचार नहीं है। मान्यवर सभामुख महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि क्या इसकी इंडियन पैनल कोड के अंदर जो कानून हमने जो है पास किया है 2019 में, इसकी व्यवस्था की गई है। अभी तक इसकी कोई व्यवस्था इसमें नहीं हुई है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो अन्य प्रश्न पूछा है कि ट्रांसजेंडर के मान सम्मान के लिए और उनकी लाइवलीहुड को बरकरार रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पहला अवसर है कि जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार एक ट्रांसजेंडर मजमा जोगती को जो है वो हमने पद्म श्री से सम्मानित किया है। और इससे पहले भी एक ट्रांसजेंडर नटराज को जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। और सरकार जो है हमारे ट्रांसजेंडर के जो है शिक्षा के मामले में, कौशल विकास के मामले में, सामाजिक सुरक्षा के मामले में, उनके स्वास्थ्य के बारे में और उनके पुनर्वास के बारे में और उनके रोजगार से संबंधित बहुत से ऐसे कदम उठा रही है जिससे उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो है आने वाले समय में इन ट्रांसजेंडर्स को बहुत सहायता मिलने वाली है। धन्यवाद। श्री राकेश सिन्हा जी। सभापति महोदय, भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर को पहली बार रिकॉग्नाइज करके उनको सम्मान देकर एक बड़ा काम किया, इसलिए सरकार को बहुत धन्यवाद। मेरा एक छोटा प्रश्न है कि ट्रांसजेंडर के जो लोग जेल जाते हैं किसी क्राइम के कारण या एक्यूज होने के कारण, तो उनको किस रूप में रखा जाता है? क्या जेलों में ट्रांसजेंडर के लिए अलग व्यवस्था है या नहीं? क्योंकि ये जो भ्रम होता है उसके कारण ट्रांसजेंडर को बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, न वो महिला कैदी में आते हैं न पुरुष कैदी में आते हैं। तो मुझे लगता है जब सरकार ने कानून पारित किया है तो इसकी भी व्यवस्था जेलों में करने के लिए मंत्रालय पहल करे। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य ने अच्छा सुझाव दिया है। अभी तक तो जो इंडियन पेनल कोड है वो देश के सभी नागरिकों पर समान दृष्टि से लागू होता है, लेकिन ट्रांसजेंडर के बारे में जो विशेष ध्यान देने की बात माननीय सदस्य ने कही है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 232 माननीय मोहम्मद नदीमुल हक जी एब्सेंट। माननीय मंत्री जी। उपाध्यक्ष जी, उत्तर सदन की पटल पर रखा जाए। माननीय श्री अनिल देसाई जी। Minister, while replying to some earlier question, has said that ethanol mixing will be increased from 10% to 20% till 2025. So my question to the Honorable Minister through you, sir, that when the fuel prices of private petrol and diesel have gone through the sky, which has really impacted the budget of every household in India,
why ministry is thinking of increasing the percentage of ethanol mixing in the fuel from 10% to 25% for such a long period, 2025. Instead of that, why not immediate steps be taken where some relief would come to the, when central government is not decreasing the taxes, which is really the need of the hour. But if not that, why not? Question, please. This is a suggestion also, please. No, I'm asking the question. मिस्टर देसाई मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने एक विषय उठाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों टैक्स घटाती नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वित्त मंत्री जी ने उस विषय पे कहा है, लेकिन रिकॉर्ड स्टेट करने के लिए माननीय देसाई जी सरकार के एक प्रमुख पिलर है, वो मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करे, महाराष्ट्र देश की सबसे, विशेषकर मुंबई जहां के वो पॉलिटिक्स करते हैं, उस प्रदेश में, उस राज्य की अंदर, उस शहर के अंदर, देश के अंदर राज्य सरकार की ओर से सबसे ज्यादा टैक्स उनकी सरकार की मुंबई में है। अगर वो टैक्स घटाएंगे निश्चित रूप में मुंबई की जनता को राहत होगी। मेरे भाभी को प्लीज श्वेता जी, आप क्या अनिल देसाई से अलग हो क्या? प्लीज आपस में, देसाई जी मैं आप उत्तर दे रहा हूं। देसाई जी को मैं, देसाई जी के घर में अच्छा चिकन बनता है, प्लीज वो मैं देसाई जी की भाभी जी मेरे अत्यंत शुभेच्छु हैं, उनकी बजट को भी मेरे चिंता है, लेकिन वो राजनीति, उन्होंने एक अच्छा प्रश्न उठाया उपाध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि 2025 क्यों, उसके पहले क्यों नहीं। मैं देसाई जी को यह कहना चाहता हूं, ये क्या हालत में 2014 में हमको मिली, अटल जी ने शुरू किया था, बाद में उसको साइड में रखा गया, अभी उसको हमने प्रायोरिटी में लाए, उसी में अभी 20% की ब्लेंडिंग टारगेट पहले 2030 का था, उसको फिर अभी घटा के 2025 किया गया है। इसके लिए अलग डिस्टिलरी बनना पड़ता है, इसके लिए अलग स्टोरेज फैसिलिटी करना पड़ता है, उसी के काम पे अभी हम युद्ध स्तर पे लगे हैं, इसीलिए 2030 की टारगेट को हमने 2025 किया। आपके सुझाव हमारे लिए अच्छा सुझाव है, इसको और कैसे जल्दी पूरा करके 2025 तक हम 20 से और आगे बढ़ जाएं, इसकी भी हम चिंता करेंगे। आपकी सुझाव अच्छा है, लेकिन महाराष्ट्र वाला ध्यान दीजिए। धन्यवाद। श्रीमती फौजिया खान जी। Chairman, sir, I would like to ask the Minister, with your permission, that a policy was launched in 2018 called SATET, Sustainable Alternatives Towards Affordable Transportation. What is the status of this? It is learnt that 106 letters of intent were given, but not a single project has commenced. So any plans to revisit this policy? Any alternative schemes to reduce the dependence on fossil fuels? सदस्य जी का शायद जानकारी सही नहीं है, मैं उनको बिल्कुल उपलब्ध कराऊंगा कि उन्होंने जैसे कहा कि सतत पॉलिसी को रिविजिट करने की आवश्यकता है क्या, कोई आवश्यकता नहीं। सतत अभी 2018 में हमने बनाया। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, खेतों की कचरा और जंगलों की कचरे से कंप्रेस बायोगैस की इतनी बड़ी एम्बिशियस टारगेट और स्ट्रैटेजी, बैंकों की ऋण देने की सहूलियत, उसमें इंटर सबवेंशन स्कीम, ये सारी हमारी सरकार की पिछले 2-2.5 साल की इनिशिएटिव है। इसके कारण लगभग 1000 एंटिटी को हम लोगों ने LOI दिया है, उसमें से डिफरेंट स्टेज ऑफ इंप्लीमेंटेशन में कई प्रोजेक्ट्स है, उसमें से 10-12 प्रोजेक्ट की प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है। इसकी पूरा सटीक तथ्य मैं आदरणीय सदस्य जी को उपलब्ध कराऊंगा। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रकल्प होगी, जिसके कारण हम 15 मिलियन मेट्रिक टन की CBG कंप्रेस बायोगैस आने वाले दिनों में भारत की आत्मनिर्भर तरीके से निकालेंगे। माननीय अनिल जैन जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। वैसे तो माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का आंशिक जवाब पहले से दिया हुआ है। 2018 से 2023 तक के इस बायोफ्यूल नीति में 20% तक एथेनॉल का मिश्रण होना था पेट्रोल में, और 5% जैव डीजल का मिश्रण करके आयात निर्भरता कम करना, रोजगार सृजित करना, किसानों की अपेक्षाकृत पारिश्रमिक ज़्यादा देना, ऐसे बेहतर अवशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाया दिया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को और माननीय
पेट्रोलियम मिनिस्टर को इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। सवाल माननीय लेकिन जी। सवाल मेरा यह है कि अब तक इस नीति के तहत ईंधनों की वजह, इस जैव ईंधन की वजह से रोजगार के कितने सृजन हुए, किसानों के आय में क्या परिवर्तन आया है, और एक ही तेल सवाल। विपणन कंपनियों का भंडारण किए गए एथेनॉल का ब्यौरा क्या है? और आपने 3 सवाल पूछ लिए, अब तक एक ही सवाल का एक ही सवाल मान्य मानिए। दूसरा सवाल तो मेरा चावल और मकई से कितना एथेनॉल बनाया गया है, इसका भी विवरण मिल सके तो अच्छा रहेगा। ये कई सारे तथ्यात्मक चीज माननीय सदस्य जी ने पूछा है। कई सारा पॉलिसी अभी जैसे उन्होंने कहा कि चावल और मकई से कितना बना, सर अभी इसी साल 2020 नवंबर दिसंबर में उसकी हमने अनुमति दिया है। उसकी डिस्टिलरी लगना अभी शुरू हुआ है, उसकी बैंक की टाइप अभी होना शुरू हुआ है। कुछ विषय पे उन्होंने कहा कि तेल कंपनियां कितने में खरीदा है, कुछ तथ्य हमने पहले वाले प्रश्न में दिया भी है। ये सारे उनकी सविशेष विवरण हम उनसे अवगत उनको करवा देंगे। धन्यवाद माननीय जी। क्वेश्चन नंबर 233 माननीय कैलाश सोनी जी। पहला सप्लीमेंट्री। ये माननीय मंत्री जी ये बताने की कि विधवा के पुनर्विवाह के लिए क्या कोई प्रोत्साहन राशि की योजना है, और क्या केंद्र के कोलैबोरेशन से मध्य प्रदेश में यह राशि प्रदान की जाती है? प्रणाली प्रचलित नहीं है। दूसरा सवाल। माननीय मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि महिला हितग्राही को प्रतिमाह 600 रुपये से बढ़ाकर पेंशन बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है क्या? धन्यवाद। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। समय समय वो इस बात को ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श करते हैं। रोमिला, श्रीमती रोमिला जी प्लीज। सर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय विधवा जो पेंशन स्कीम योजना है उसमें विधवाओं को शामिल किया गया है, लेकिन मैं एक महिला हूँ। मैं जानती हूँ कि समाज में एक परित्यक्त और अविवाहित महिलाओं की परिस्थिति कितनी दयनीय होती है। तो माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इन फ्यूचर ये पेंशन स्कीम योजना उन दोनों महिलाओं के लिए लागू करना चाहते हैं कि नहीं? मैंने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार पेंशन संबंधी निर्णय करने का अधिकार प्राप्त रखती है। वो समय समय पर इस प्रकार के विषयों पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 234 234 श्री ए विजय कुमार जी। Statement is laid on the table of the House. First supplementary. Supplement is there. The government has any proposal to provide existing parliament building to Archaeological Survey of India for maintenance and made the public property, sir? Sir, if I may be given a minute to just provide a perspective. So far, the decisions that have been taken are that we are we are in the process of constructing a new parliament building, and for which the tender has been given and work is in progress, and we hope to complete that so that the winter session of the next year, and the 75th year of independence, can be celebrated in the new parliament building. Also, the Central Vista Avenue redesign and that work has been granted. Once the new parliament is ready and we are able to relocate the work of parliament to the new building, then this existing building will have to be repaired, re-gutted and made available for alternate uses. At this point of time, sir, there has been no comprehensive thought given to what precise
use the old parliament will be put to. Several suggestions keep coming, including that there should be an institute for democratic or parliamentary studies. These are merely suggestions. No decisions have been taken, and therefore the question that the honourable member has asked in terms of specific usage, I think is a little premature, sir. Second supplementary. Sir, in the second supplementary, throughout India, the government offices in metro cities are scattered and functioning in rental buildings. Whether the government has any proposal to construct integrated government office complex as the extension part of the Central Vista project, sir. Sir, I'm very happy that the honourable member has asked this supplementary, and there's a trace of it in the question itself. The question is whether the Central Vista project, which is an ambitious project, which was long overdue, it was hinted at when the late Shri Rajiv Gandhi was Prime Minister, when Shrimati Meera Kumar was the presiding officer of the Lok Sabha, whether there is a plan to replicate and do that at the level of the states. Well, considering that this will be a very successful project, I'm sure some state governments will draw inspiration and take the steps necessary to recommend and make sure that all government buildings, different state departments, other subsidiary offices, rather than be scattered all over a state capital, they may wish to consider. But at this stage, sir, that is hypothetical. Also, given the federal structure of our constitution, surely this recommendation would have to come from the it would have to come from the state government. But it's an inspirational question, and all I can say for the record, and with a sense of responsibility, there is so far no demand has come from any state government on this specific suggestion. But I'm sure as we proceed and as the Central Vista project begins to take shape, a lot of us will, in different parts of the country, draw inspiration from that and make suggestions to that effect. And those actions which fall within the domain of the central government, we will provide an adequate response, but the proposal will have to come from the state government. Thank you. Srimati Ami Agnik ji. Sir, for giving me this opportunity. Sir, the question asked by the Honorable MP is in 7 lines. The answer given by the Minister is in 6 lines. I just want to know that the question which was asked was that the number of existing buildings to be remodeled and demolished under the Central Vista project in Delhi, to which the answer is that that has not been, the number of existing buildings to be demolished under this project have not been finalized. Sir, I would like to ask the Minister that the matter has traversed to the apex court. A counter affidavit in detail has been filed. The Honorable Court's judgment mentions that in the counter affidavit, a plan, original master plan, zonal development plan, and a modified plan has been given. So, sir, whether this is as vague as it is in the affidavit or the affidavit is vague. So an answer is required because the people of this country would like to know what is happening in the Central Vista project. Thank you. Please. Sir, the arithmetic of 6 lines and 7 lines emanates from thinking which first produces a narrative and then wants to allow me to answer. Please. Allow me to answer the question. Please. For all your excitement, there are some decisions taken. Please. Well, Nothing. I am giving you a. Please. Please have the patience to listen. You might actually get a few facts which might come in handy for your other purposes. So far, the decisions taken, the specific question the honourable member has asked is which buildings have been earmarked for demolition. On that, I say with a sense of responsibility that the only decisions which have been taken and announced so far are the following: that there are 90 acres of hutments which are of the 1942 variety. Those 90 acres of hutments are being removed, and the offices there are being relocated to Kasturba Gandhi Marg and Africa Avenue.
So all those people who were in those substandard office spaces in 90 acres since 1947, and those who should have been addressed, they are moving. Now comes additional. As I mentioned in my first response, we have taken a decision. Who filed the affidavit in the Supreme Court? What is the affidavit with? It each has a context. If you like, I'm very happy to share that context with you. So far, we have obtained the necessary approvals for a new Parliament building to be completed by 2022, for a new Central Vista Avenue. When we come to the next step, third step is 90 acres of hutments are being relocated. When we come to the next step, which is the Central Secretariat buildings, the new Central Secretariat complex, at that stage, some of the building, but let me now help you a little, not a single historical building, not a single iconic building which is part of our history, culture will be removed. The entire narrative was built on that this block will come down, that block will come down, that the, traditional buildings which are part of our history and which are iconic, not a single of those buildings will go down. If at all, and for that it becomes necessary. No, I'm not referring to any building named after any individual, because I'm talking to a category. Please address. गिराने का काम तो किया, हम बनाने का काम कर रहे हैं. देखिए ऐसा है, जो दो बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी 90 एकड़ हटमेंट्स को रिमूव करने से, उसके बाद हमें कुछ बिल्डिंग्स गिरानी होंगी, पर वो तभी गिराई जाएंगी जब ऑल्टरनेट ऑफिसेस तैयार हो जाएंगे. आप जो समझ रहे थे कि बहुत डिसरप्शन होने जा रहा है, सारा शहर जो है रुक जाएगा वहां पे काम, none of that is going to happen in a very पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट चलेगा और नए तरीके. Please, madam, why are you getting so excited? Let me tell you, madam, if buildings like Krishi Bhavan, buildings like Shastri Bhavan, buildings like Nirman Bhavan have to come down, will you be sorry? Because you built those buildings and they were substandard buildings and they are not fit for a capital city. You built those buildings, we are going to now relocate you. Madam, we will relocate you into a new parliament building also, where you will have enough place to sit. Please address the chair, please. Thank you. माननीय रेवती रमन सिंह जी, Yeah. मैं आपके माध्यम से प्लीज माननीय रेवती रमन सिंह जी, प्लीज माननीय रेवती रमन सिंह जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि न्यू विस्टा प्लान में पार्लियामेंट हाउस के अलावा, न्यू पार्लियामेंट हाउस के अलावा और कौन कौन से बिल्डिंग और मकानात बनेंगे और किसके मकानात बनेंगे, ये बताने का कष्ट करेंगे. मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूं. उन्होंने बड़ा एक प्रिसाइज सवाल पूछा है कि जो प्लान है सर, ये एक इवॉल्विंग प्लान है. इसके अभी जो थिंकिंग है, हम नया पार्लियामेंट, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और जो इस समय हमारे भारत सरकार के बाकी सारे ऑफिसेज हैं, इसमें कुछ मंत्रालय हैं जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स में है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक में है, कुछ है बिल्डिंग्स जो सारे शहर में दे आर स्प्रेड आउट. द आइडिया इज टू ब्रिंग ऑल दोज ऑफिसेज in the Central Vista Secretariat complex, जिसमें all offices will be together and this Central Vista Secretariat will have space for 50,000 people working. It will be connected through an underground shuttle tunnel so that transportation is very easy. On these, sir, as I said, we have still to take the final decision. We have a plan, we have a master plan, but as we are going ahead, पहले सर हवा फैलाई गई, 27,000 करोड़ होगा, ये सारा बंद हो जाएगा, डिसलोकेशन हो जाएगी. सर, nothing like that is going to happen. Each step will be taken with a timeline, with cost estimates, etc. And the next steps, in a few days when we take the final decision, they will be put in the public domain and tendering will be done. But जो माननीय सदस्य ने पूछा, मैं उनको जानकारी देना चाहूँगा कि क्योंकि
along the Central Vista Avenue, these 9 buildings will come, Central Secretariat office complexes, और उपराष्ट्रपति जी का जो the residence and a new Prime Minister's residence and complexes. One will move on this side of the North Block, जहाँ पे 90 acres में जो hutments थी, उनकी वहाँ पे, और दूसरा on the South Block. All these decisions are being taken in an orderly manner. Construction will be completed within time-bound period, etc. धन्यवाद. House stands adjourned till 2 p.m.